दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक न्यूबी हो, नौसिखिया हो, बिगिनर हो, तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो। एक बिगिनर होना आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी आपका माइंड बिल्कुल साफ है। अगर इसमें राइट नॉलेज फीड की जाए तो ये राइट डिसीजन ही लेगा और ओवरऑल आपका फायदा ही होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टैक्टिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जिसको अगर आप माइंड में रखोगे तो आप स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बीट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने पीटर लिंच, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स एंड फंड मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, उनकी नॉलेज को कंपाइल किया है। जब वो स्टॉक मार्केट में बिगिनर लेवल पर थे तो वो एक्सपर्ट से अच्छे डिसीजंस कैसे ले पाते थे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। तो अगर आप इनके ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हो सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय शेयर्स एंड व्हाट्स द राइट टाइम टू सेल शेयर्स। बट इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुड यू एंटर इन द स्टॉक मार्केट और नॉट। क्या आपको स्टॉक मार्केट में एंटर भी करना चाहिए या नहीं। पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले यू शुड आस्क 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। नंबर 1, क्या आपका खुद का घर है। आपने जो भी पैसा कमाया है उसका सबसे पहला यूज केस ये होना चाहिए कि आप अपना खुद का घर खरीदो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि घर खरीदना एक राइट डिसीजन नहीं है, बट मैं इसको एक राइट डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। हमें हर चीज को एक्सेल शीट पर नहीं देखना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। एंड आई अग्री कि घर खरीदना इज अ सेंसिबल डिसीजन, बट इट्स मोर एन इमोशनल डिसीजन। अगर आपका खुद का घर है तो आपको एक लेवल पर सेटिस्फैक्शन रहता है, और अगर आपके पास एक बड़ी कैपिटल है तो आप चाहकर भी अपने सारे पैसों को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा तो आप अपना घर ही खरीद लो। अगर आप रेंट पर रहते हो और आपके पास इतना पैसा है कि जब चाहो आप घर खरीद सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेंट पर रहना आपकी मजबूरी है, आपके पास बहुत कम कैपिटल है, तो आपको एटलीस्ट सबसे पहले अपना घर तो खरीदना ही चाहिए। नंबर 2, क्या मुझे पैसों की जरूरत है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर आपको पैसों की जरूरत है। क्या कोई मेजर एक्सपेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आने वाला है तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना है। हो सकता है कि अगर आप इन्वेस्ट करो और आपको पैसों की नीड पड़ जाए, लेकिन उस टाइम पर मार्केट नीचे हो, देन व्हाट विल यू डू। तो इस सवाल का जवाब अपने दिमाग में साझा करके ही आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिस्की प्लेस, तो यहां पर आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को जानकर ही पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3, क्या मैं इतना काबिल हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकूं। इन तीनों सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, आपको अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि आपका बेसिक नेचर स्टॉक मार्केट के लिए है भी या नहीं, कि क्या आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हो। कुछ क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए इफ यू वांट टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट, एंड दीज आर पेशेंस, टॉलरेंस, कॉमन सेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने ऐसे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये ग्रो करेगी। बट पीटर लिंच इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी ने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में भी वैसी ही परफॉर्मेंस देगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप इसको एक एंगल से प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते रहो। इसके लिए पीटर लिंच ने कॉकटेल थ्योरी दी है। वो कहते हैं अज्यूम करो कि एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, एक फंड मैनेजर भी है, एक डेंटिस्ट भी है। तो अगर वहां पर कोई भी इंसान फंड मैनेजर से बात नहीं कर रहा है, लोग सिर्फ डेंटिस्ट से बात कर रहे हैं, सो इट्स स्टेज 1, जहां हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगर लोग थोड़ी देर फंड मैनेजर से बात करें लेकिन फिर वो दोबारा डेंटिस्ट के पास चले जाए, सो इट्स स्टेज 2, जहां हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट 15% तक ऊपर जा सकता है। अब अगर हर कोई फंड मैनेजर से बात कर रहा है प्लस डेंटिस्ट भी फंड मैनेजर से बात कर रहा है, सो इट्स स्टेज 3, जहां हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट 30% तक ऊपर जा सकता है। अब अगर हर कोई फंड मैनेजर को ही एडवाइस और टिप्स देना शुरू कर दे
प्लस डेंटिस्ट भी। नाउ इट्स स्टेज 4 और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अब अपनी पीक पर है एंड इट्स गोना बी क्रैश। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब स्टेज 4 चल रही होती है उस टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। इस टाइम मार्केट अपनी पीक पर है और यहां पर जब लोग पैसा लगाते हैं और मार्केट क्रैश करता है तो लोगों को भारी लॉस होता है और इसके बाद वो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की जगह है, यहां पर हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द मिथ्स विच नीड्स टू बी ब्रेक डाउन। अब आपको कैसी कंपनी के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पीटर लिंच ने कंपनीज को 6 कैटेगरीज में बांट दिया है। नंबर 1, स्लो ग्रोवर्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कंपनीज जिनकी ग्रोथ स्लो होती है, ये मेनली टॉप कंपनीज होती हैं जो बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। ये बहुत ही स्टेबल कंपनीज होती हैं जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी पे करती हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना मोस्टली सेफ होता है, बट ये मेनली 2 से 5% ही हर साल ग्रो होती हैं। नंबर 2, फास्ट ग्रोवर्स। ये मेनली वो कंपनीज होती हैं जो बहुत ही तेजी से ग्रो होती हैं और ऐसी कंपनीज पीटर लिंच को पसंद थी। इन कंपनीज में बहुत पोटेंशियल होती है, ये आपके पैसे को 1x 2x नहीं करती बल्कि सीधा 10x 20x कर देती हैं। दैट्स वाई दिस कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। ये मेनली ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। नंबर 3, स्टॉलवर्ट्स। ये मेनली स्लो ग्रोवर्स और फास्ट ग्रोवर्स के बीच की कंपनीज होती हैं जो लार्ज और स्टेबल होती हैं। ऐसी कंपनीज मेनली 10 to 15% का रिटर्न देती हैं एनुअली। चूंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो यहाँ के हिसाब से दीज कंपनीज कैन गिव यू अप टू 20 to 25% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। नंबर 4, साइक्लिकल। ये मेनली वो कंपनीज होती हैं जो अपने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल सेक्टर। जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं ये साइक्लिकल की कैटेगरी में आती हैं। नंबर 5, टर्न अराउंड। ये मेनली वो कंपनीज होती हैं जो आज की डेट पर बहुत ही बुरी हालत में हैं, बट देयर आर द चांसेस कि ऐसी कंपनीज टर्न अराउंड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल VI इज इन वेरी बैड कंडीशन टुडे बट इट कैन ग्रो। नंबर 6, एसेट प्लेज। ये मेनली वो कंपनीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एसेट्स ओन करती हैं। पास्ट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने मेनली एसेट प्लेज कंपनीज को ही चुना है एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। एसेट्स किसी भी वे में हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो, इन्वेंट्री, रियल एस्टेट एटसेट्रा। So these are the 6 categories of companies you have to keep in mind before start your investing journey. अब अगर आपने इन 6 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है जिस तरह की कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, now you can move up to the next step जो कि है कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना। There are so many indicators you need to analyze of a certain company. Number 1, percentage of sales, कि वो जो कंपनी है उसकी सेल्स कितनी है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स कितने बिक रहे हैं। इसी चीज के ऊपर तो आप कंपनी को जज करोगे कि लोग अगर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही है। दैट्स वाई वो और कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो सेल्स को एनालाइज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। नंबर 2, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम P रेशियो भी बोलते हैं। P रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज करंट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन फिस्कल अर्निंग, यानी कंपनी की 12 महीनों की अर्निंग। तो आपके सामने कंपनी का P निकल के आ जाएगा। अगर P रेशियो इंडस्ट्री के P रेशियो से कम है तो ये एक अच्छा साइन है। एक हाई P का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में हायर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी इस टाइम पर ओवर वैल्यूड है। लो P रेशियो इस बात का इशारा है कि कंपनी पहले से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे नंबर 3, द कैश पोजीशन। कैश पोजीशन होता है किसी कंपनी के नेट कैश पर शेयर। ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंपनी का लेवल ऑफ कैश उसके खर्चों और पेंडिंग लायबिलिटी के मुकाबले कितना है। अगर कैश पोजीशन स्टेबल है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैश ऑन हैंड से अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकती है। नंबर 4, द डेट फैक्टर। आपको पता करना होगा कि किसी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कितना कर्जा इसने दे रखा है। अगर डेट इक्विटी से ज्यादा है तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये चीज आपको बताएगी कि कंपनी फ्यूचर में इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो सकती है या नहीं। नंबर 5, डिविडेंड। जो स्टॉक्स रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं वो अच्छे होते हैं। ऐसी कंपनीज मेनली स्लो ग्रोवर्स होती हैं जो डिविडेंड पे करती हैं। इनमें रिटर्न आपको कम मिल सकता है
लेकिन यहाँ पर रिस्क भी कम है। नंबर 6, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो आइटम है जो स्टॉक में होल्ड करके रखा जाता है और जिन्हें अभी बेचा नहीं गया है। अगर इन्वेंट्री बढ़ती रहे और सेल से ज्यादा ग्रो कर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर एज वेल। कंपनी की पोजीशन रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी है। आपको स्टोर्स में जाकर और कस्टमर से बात करके ग्राउंड फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जिन भी कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो उन्हें अच्छे से जांच परख लो और सिंपल एनालिसिस करने के लिए उन्हें कैटेगरी में बांट लो। इन्वेस्ट करने के लिए छोटी कंपनी को कंसिडर करो, उन कंपनीज में पैसा मत लगाओ जिनमें हर कोई लगा रहा है। हमेशा ये चीज याद रखो, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होगा वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी, दिवालिया नहीं होगी। हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो खुद के शेयर्स खरीदती हो। स्टॉक मार्केट में हमेशा पेशेंस रखो और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लो। पीटर लिंच कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनसे भी अच्छे डिसीजंस ले सकता है, उनसे भी अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेबी के रूल्स को और कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करे। अब अगर वो किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर भी लेते हैं फिर उनको अपने बॉस को भी समझाना होता है, उनको भी कन्विंस करना होता है कि ये स्टॉक क्यों अच्छा है। हर इंसान के इंडिविजुअल ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि उस फंड एनालिस्ट ने कोई अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया बट उसके मैनेजर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब अगर मान भी लेते हैं कि फंड मैनेजर ने कोई अच्छा स्टॉक पिक कर लिया तो भी वो उसको नहीं खरीद सकता, क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर किसी भी कंपनी को 5 to 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। वो कंपनी को तभी खरीद सकते हैं जब कंपनी फास्ट ग्रोवर से स्लो ग्रोवर बन गई हो, लेकिन इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता। फंड मैनेजर्स को अपनी जॉब बचानी है, उनको कंपनी से फायर नहीं होना है। दैट्स वाई वो स्लो ग्रोवर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुझे और आपको इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं है, एंड दैट्स वाई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर फंड मैनेजर से भी ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकता है। नाउ अब हम इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स खरीदने और बेचने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। हाँ, ये बात सच है कि स्टॉक मार्केट में आप राइट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप अपनी नजर बनाए रखोगे तो आपको पता चल सकता है कि शेयर्स कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं। आप जितने ज्यादा स्टॉक्स खरीदोगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि उनमें से कोई एक स्टॉक बड़ा प्रॉफिट कमा कर दे, और आपके पास अगर ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो आप इजीली उनके बीच में पैसों को रोटेट कर पाओगे। आप अपना पैसा स्टॉक्स की कई कैटेगरीज में बांट सकते हो। स्लो ग्रोवर स्टॉक्स में रिस्क फैक्टर कम रहता है पर प्रॉफिट भी कम ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है पर असल में प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं होता जितना आप उम्मीद करते हो। इसी तरह एसेट प्लेज लो रिस्क और हाई गेन स्टॉक हैं। साइक्लिकल भी लो रिस्क या हाई रिस्क हो सकते हैं और इनमें प्रॉफिट लो या हाई भी जा सकता है। फास्ट ग्रोवर्स हाई रिस्क और हाई गेन स्टॉक होते हैं। इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम वही है जब आपको ये यकीन हो जाए जो स्टॉक्स आपने ढूंढे हैं वो इन्वेस्ट करने लायक हैं या नहीं। ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कि जो स्टॉक्स हैं वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच सबसे ज्यादा डाउन होते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट जब गिरी हुई हो, यानी जब मार्केट डिक्लाइन कर रही हो, ये भी एक अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। अगर मौका अच्छा ना हो तो कभी भी चीप स्टॉक्स को मत खरीदना। अगर कोई कंपनी प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी हालत आगे जाकर सुधर जाए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको अपना माइंड नए आइडियाज के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। तो अब शेयर्स को बेचने का सही समय कौन सा होता है? तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि अब आपको अपने शेयर्स को बेचना है, लेकिन फिर भी एस्टिमेशन किया जा सकता है। जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है अगर वो अच्छी नहीं चल रही है तो उसके स्टॉक्स होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई अर्निंग ही नहीं हो रही या पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्स बेचना ही सही है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। पीटर लिंच कहते हैं कि मैंने काइजर इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे जब शेयर प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हुआ। शुरू में शेयर प्राइस $26 पर था, लेकिन ये $16 पर आ गया, फिर ये $14 पर आ गया
और $14 पर मैंने बहुत सारे काइजर इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन शेयर प्राइस टूटता ही रहा और वो $3 पर आ गया। ऐसे में क्या होता है, जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट पैनिक सेलिंग। वो डर जाते हैं और वो डर के कारण शेयर्स बेच देते हैं। बट पीटर ने शेयर्स को नहीं बेचा, उन्होंने शेयर्स को होल्ड करके रखा। पर क्यों होल्ड करके रखा? ड्यू टू फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। पीटर के अकॉर्डिंग काइजर इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। काइजर इंडस्ट्रीज के पास एसेट्स बहुत थी और एसेट्स में थी इसकी सब्सिडरी कंपनीज, दैट इज काइजर स्टील, काइजर एल्यूमिनियम, काइजर सीमेंट एटसेट्रा। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि काइजर इंडस्ट्रीज पर कोई डेट नहीं था। ये दो मेन रीजंस थे जिनकी वजह से पीटर ने इसमें इन्वेस्ट किया था। शेयर प्राइस डिक्लाइनिंग की वजह से काइजर इंडस्ट्रीज को डिसॉल्व करने का डिसीजन किया गया और प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें हर शेयर होल्डर को पर शेयर के बदले $50 मिले और पीटर लिंच को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। सो इन अ नटशेल, अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल का पता है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स का पता है और अगर आप राइट टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, देन इट इज श्योर कि आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। नाउ आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल जरूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सके और आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज।